हेलो दोस्तों। आज हम घटना चक्र का बायोलॉजी का आनुवांशिक टॉपिक जो एकदम छोटा टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवांशिक का पिता फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने उद्यान मटर के पौधों के 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किया तथा उनके विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम हैं। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सर्जेशन तथा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वार्डेयर 1888 ने प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों के आधार एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करती है जीन कहलाती है। जिन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु, अवस्था, वजन के साथ परिवर्तन नहीं होती। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। इन खोज के लिए इन्होंने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधों पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उनसे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व का ट्रांसपोज कहते हैं, जिसका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल व आरएनए होते हैं, डीएनए व आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड
के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। नाइट्रोजनिक बेस, फ्यूरिन एवं पिरिमिडीन, पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट। प्यूरिन बेस एडेनिन तथा गुआनिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडीन वे आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिस, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विलिंग्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए का पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाता है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इन प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं में डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा टॉपिक था। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए उन्हें आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जे मेंडल यानी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने में जिन जीवधारियों का उपयोग किया था वह था ग्रेडेड पी यानी मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किया था जो अधोलिखित है: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयव का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस प्रकार आधारित है? सी. लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित होता है। जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। जीन्स का चित्रण, जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं।
तथा इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाडेयर 1888 ईस्वी थे। कोशिका विभाजन के समस्त क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं। जिन प्रकार जीन्स पाए जाते हैं, यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियोवायरस में। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था सूटन एवं बोबरी। वाल्टर सूटन और थियोडर बोबरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत दिया था। जीन है डीएनए का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 500 से 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकल अणु होते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उद्विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता के इकाइयों को कहते हैं जीन। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता के मूलभूत इकाई है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तन नहीं होती। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। प्लॉमान जीन जैंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैक्लिंटॉक। प्लॉमान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉक थे, जिन्होंने 1983 ईस्वी में उनका इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जैंपिंग जीन द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उनसे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए की खंड होती है जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व ट्रांसपोजेन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? बी टायरोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन के एक अतित्विक अमीनो अम्ल जो स्थानीय
स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होती है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री के भांति जनकों में संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है डीऑक्सीराइबोस। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा और डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिका के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, यूरैसिन व साइटोसिन होता है। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज में से कोई नहीं। डीएनए की खोज इनमें से कोई नहीं किया था। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जे वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, एमएचएस विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए का पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायनशास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार एक पीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होता है। द्विकुंडली डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम होता है। राइबोजाइम्स होते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम का या राइबोजाइम आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आरकेच तथा सिडनी अल्टमैन को 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अपनी कोशिका के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा होता है? ए केवल 2 यानी एक्स-रे तकनीकज्ञ।
एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्ति को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो आनुवंशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है। ये आपको खत्म हुआ और अगला टॉपिक अगली वीडियो में बनाया जाएगा। चलिए, थैंक यू।